हेलो वेलकम बच्चों। जैसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट ए। अब बात करते हैं 50 MCQ ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, तो वो अब डिस्कस करेंगे पार्ट बी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 51 क्वेश्चन है आपका। 50 जस्ट कंप्लीट किया था, उसके बाद हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इस केस में देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज। तो अभी हम लोगों ने पार्ट ए में क्या क्या डिस्कस किया था। पार्ट ए में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्यूइंग थ्योरम, उसके बाद सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, और क्या क्या डिस्कस हुआ था, और कुछ प्रोसेस प्लांट लेआउट से थे। इस केस में हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में, ठीक है, पार्ट से पीएम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या और करूँगा, हम लोगों ने इसके पार्ट सी पीएम के बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, वर्क स्टडी, जितने भी प्रोसेस है इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज। देखो अगर मैं बोलूँ आपके प्रोसेस 1 to 2 की बात कर रहा हूँ, ए टू बी, तो एक होता है इवेंट और ये होती है आपकी एक्टिविटी। तो इवेंट बेटा क्या है आपका, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे जैसे मैं बोलूँ मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो आपने जस्ट बुक उठाने की सोचा है, वो क्या होगी आपकी इवेंट हो गई। अब क्या करेंगे, बुक उठा के पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो वो हो गई आपकी एक्टिविटी। आप एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या आपका स्पेसिफिक टास्क दे रखा है, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, इन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बेटा हो जाएगा आपका इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। आपने क्या किया है, स्पेसिफिक टास्क को आपने क्या किया, परफॉर्मेंस के लिए सोच रखा है, वहां पर एक्टिविटी हो जाएगा। जो आपने क्या करेंगे, उसमें टाइम देंगे, आप चीज़ों को लेकर टाइम देंगे, वहां से हो जाएगी वो एक्टिविटी। द एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाई। तो बेटा अगर मैं नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली मैंने बोला था कोई आपका इवेंट ए और बी से एक एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्टिविटी के इस पर टाइम वगैरह क्या रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है। तो किसके टर्म में यूज करते हैं हम लोग, सिंपल एरो ड्रा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सिंपल एरो ड्रा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गई आपकी एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो पॉट रिक्वायर्ड, तो सिंगल टाइम एस्टिमेशन, डबल टाइम एस्टिमेशन, ट्रिपल टाइम एस्टिमेशन, नन ऑफ देवो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जेई वगैरह में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ट्रिपल टाइम एस्टिमेशन हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, ट्रिपल टाइम एस्टिमेशन हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, टीओ, टीपी, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टीएम। ठीक है, ये क्या होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली अकर टाइम। 3 टाइम होते थे, और इस सबका रिलेशन भी बता रखा था हम लोगों ने, ठीक है, और कर्व भी ड्रा कर रखा था आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। और आपका यहाँ पे क्या होता था आपका 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मोस्ट लाइकली अकर टाइम। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो पार्ट क्या आपका, पार्ट 3 टाइम एस्टिमेशन बेस पे है, 3 या ट्रिपल बोल लो, तो बात एक ही है। इसी में देखो पार्ट की एक्टिविटी में, तो अगर T1 ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, T2 मोस्ट लाइकली टाइम दिया है, और T3 पेसिमिस्टिक टाइम दिया है, तो एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही था कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से कुछ याद आया, तो टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी कि कौन सा हो जाएगा, T1 हो जाएगा। उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ किसका हो जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम अकर, तो T2 हो जाएगा प्लस T3 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जी वगैरह में।
चलो इस बेस पे निकालते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एक्टिविटी विथ अ पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है आपका, और क्या दे रखा है, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पर, मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है आपका, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है। तो पूछा क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम। तो कितने टाइम में एक्सपेक्टेड टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो आपने निकालना है टी ए प्लस 4 TM प्लस 4 TP बाई 6। तो टी ए कितना रखा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना दे रखा है आपका 2 प्लस 4 TM, मोस्ट लाइकली टाइम कितना दे रखा है आपका, और टीपी कितना दे रखा है आपका, तो डिवाइड बाई 6। तो कितना उठ जाएगा आपका, तो 36 प्लस 14/6, तो कितना हो जाएगा आपका, ये गड़बड़ हो जाएगा क्या, हाँ 34 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, क्वेश्चन फिर इसमें देखो क्या दिया है, अ पर्ड एक्टिविटी हैज ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 3 days। ठीक है, पर्ड एक्टिविटी हैज एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ 3 days, पेसिमिस्टिक टाइम 15 days एंड द एक्सपेक्टेड टाइम 7 days, द मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ द एक्टिविटी। तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता था आपका, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली अकर प्लस टीपी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6। तो आपसे एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है क्या, तो एक 30 ई की वैल्यू दे रखा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है क्या, 3 days दे रखा है आपका, मोस्ट लाइकली अकर टाइम दे रखा है क्या, यही पूछा है। तो कितना दे रखा है पेसिमिस्टिक, डिवाइड बाई 6। तो इसे ले लो 7 × 6, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 4 TM, तो कितना हो जाएगा 42 माइनस 18 बराबर 4 TM, तो कितना हो जाएगा 24, तो बराबर 4 TM। TM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो TM की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, मोस्ट लाइकली टाइम कितनी आ जाएगी 6 days। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछेगा। तो देखो फॉर एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ क्या होता था, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता था जो लॉन्गेस्ट पाथ होता था जिसपे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। तो सपोज ये आपके आई है इवेंट, और क्या ये जे इवेंट है, तो आई और जे इवेंट में एक्टिविटी है, मान लो कुछ टाइम लग रहा है वहाँ पे, आई जे जाने में इसको टाइम लग रहा है कुछ, तो ये हो गई इवेंट एक्टिविटी। तो कहने का ये मतलब इसमें कि यहाँ का जो आपका जो स्लैक होना चाहिए, इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, देखो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया और ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया, ठीक है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया और लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया। तो अब देखो, तो इस केस में देखो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस यानी 0 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बराबर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, क्या ये सही है, सही है, क्योंकि इसका स्लैक 0 होना चाहिए, तो ES बराबर LS हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ होगा, तब होगा ये। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज ए, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम पूछा है इसमें। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए अभी देखो ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम था आपका, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम था। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए आपको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी अर्लीस्ट जो स्टार्ट टाइम प्लस टाइम को जोड़ना पड़ेगा, तभी आएंगे हम। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस क्या हो जाएगा, टाइम जो एक्टिविटी में टाइम लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम।
लेटेस्ट फिनिश टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस डेविएट ऑफ एक्टिविटी। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम। तो वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी में भी रिटेन एज ए, अगर आपसे पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है दोनों, तो वेरिएंस कैसे लिखते हैं? तो वेरिएंस सिग्मा से डिनोट करते थे हम लोग, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होता है आपका टीपी कौन सा हो गया, और टी नाइट बाई कितना 6 का वो स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? बी, ये हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा ए, नहीं क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इन सीपीएम नेटवर्क क्रिटिकल पाथ डिनोट द path where the maximum resources are used, path where the minimum resources are used, path where delay of one activity prolonged to duration of completion of project, path that gets monitored automatically। तो कौन सा हो जाएगा आपका? path where delay of one activity prolong the duration of completion of project, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो देखो ये होता है लॉन्गेस्ट, क्या होता है आपका? लॉन्गेस्ट टाइम टेकन होता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। तो ये कहा था कि अगर एक एक्टिविटी डिले हो गई तो कितना मैक्सिमम टाइम जो लेगा वही आपका क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। देखो इन पार्ट द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, तो क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट, मैक्सिमम कास्ट, मिनिमम कास्ट, क्या हो जाएगा? क्रिटिकल मैंने बताया था ना, क्रिटिकल एक्टिविटी में आपका आई जे मैंने इवेंट बताया था। तो यहाँ पे देखो ये टाइम क्या होता है इन दोनों का? ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये इसकी डिफरेंट क्या होती? जीरो। ये स्लैक होता था, क्या होता था आपका? स्लैक होता था। तो स्लैक क्या हो गया? जीरो हो गया, स्लोक जीरो हो गया, यानी ये बराबर ये हो जाएगा। तो स्लैक क्या होना चाहिए? तो फ्लोट और स्लैक दोनों क्या होना चाहिए? फ्लोट और स्लैक दोनों क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा जीरो फ्लोट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पर्ट। तो पर्ट कैसा है आपका? इवेंट ओरिएंटेड है, यूजेज एज ए प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कास्ट कॉन्सेप्ट एनालिसिस, कंट्रोल डिवाइस। देखो पर्ट क्या है आपका? 3 टाइम एस्टिमेशन बेस है जो प्रोबेबिलिटी पे करता है, यस, ठीक है। पार्ट है हमेशा इवेंट है, सीपीएम एक्टिविटी रिलेटेड होता है, ये भी मैंने बता रखा था। और कंट्रोल डिवाइस भी है, पर कॉस्ट रिलेटेड नहीं है। कॉस्ट रिलेटेड सिर्फ कौन है आपका? सीपीएम देता है। कौन देता है आपका? सीपीएम सिर्फ कॉस्ट देता है। इसमें क्रैशिंग वगैरह भी करते हैं, क्रैशिंग वगैरह करते हैं तो कॉस्ट वगैरह वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सब आपके 3 ऑप्शन तो हो जाएंगे पर्ट से। पर क्या पूछा? नॉट ट्रू अबाउट पर्ट, तो ये ट्रू नहीं है, कॉस्ट एनालिसिस नहीं करता है। For the network diagram shown in given figure, the earliest expected completion time of the project is, तो कितना हो जाएगा? तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, अब प्रोजेक्ट लास्ट तक कितना टाइम मिलेगा वो देखना है आपको, मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम टाइम निकालो पाथ से, आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट पाथ पे घूमना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा कौन कौन सा पाथ से कहाँ जाना हूँ मैं। चलो पाथ इधर से लेते हैं, ये वाली पाथ लेते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं इस तक। तो 5 कितना हो जाएगा? देखो यहीं पे जोड़ते जाओ, यहाँ से 5 हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ 5 मिल रहा है, ठीक है। अब इधर आऊँ कितना मिलेगा? 10। इसके बाद यहाँ पे जा रहा हूँ, कितना मिला हमको? 18। इसका 5 और यहाँ से जाता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है यहाँ पर। तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। इधर कितना हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा तो 9 लेंगे, यानी ये पाथ। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, कोई टाइम नहीं है,
ठीक है, इसके बाद इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कितना आया 27 आया यहाँ से। इसके बाद ये पाथ देखो आप 3 7 3 10 17, एक पाथ ये है। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ गए, तो कौन सा हुआ ऑप्शन? एक पाथ ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 था, 17 था, 17 10 17 5 22, ये प्लस 8 कितना हो जाएगा 30। तो कौन सा मैक्सिमम है आपका? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है। तो पाथ हम क्या करेंगे, जो पाथ दिया है उस सब पाथ पे घूमेंगे, उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमको। देखो फल्करसन्स रूल्स डील विथ, ठीक है, ये देखो कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, क्या सिमुलेशन मॉडल है या क्यूइंग थ्योरी या ट्रांसपोर्टेशन या पर्ट एंड सीपीएम में, ठीक है। तो पर्ट एंड सीपीएम में फल्करसन रूल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ जितने भी नेटवर्क डायग्राम है उसको बताता है ये पर्ट एंड सीपीएम, ये होता है फल्करसन रूल। डमी एक्टिविटी आर यूज इन द नेटवर्क टू, तो क्यों करते हैं हम लोग? फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ स्लैक्स, ठीक है, सेटिस्फाई प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, अवॉइड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सेटिस्फाई द प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एक जीरो टाइम का लेने का एक्टिविटी, वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेसिडेंस को यानी कि जो उसकी लॉजिकल वे है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी नेटवर्क डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, डमी एक्टिविटी। ये निकालो आपका टाइम एस्टिमेशन ऑफ ए एक्टिविटी इन पर्ट नेटवर्क। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, मोस्ट लाइकली टाइम देखा है। द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन दिस एक्टिविटी इन 13 डेज। तो 13 डेज बेटा दे रखा है आपका, एक्टिविटी क्या हो रही है आपका, कंप्लीट हो रही है। तो पहले टी निकालो, कितना है आपका टी, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 9 + 4 TM, तो +21 / 6 कितना हो गया, 60 + 30/6 90/6 कितना है आपका 15। तो सिग्मा निकालते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो यह हो जाएगा आपका, सॉरी जेड निकालते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो ये निकालते हैं टी, ठीक है, टी जेड माइनस टी एक्सपेक्टेड बाई तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, सिग्मा वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यानी कि टीपी माइनस T0/6 का होल स्क्वायर। तो टीपी आप देख रहे हो, टीपी कितना आपका, टीपी क्या है आपका 21, T0 क्या आपका 9, कितना हो गया आपका 21 - 9/6 डिवाइड होल स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका 12 यानी कि 6, यानी कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखो तो कितना है आपका, ठीक है। तो ये तो वेरिएंस हो गया, इसका रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन का रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 आ गई, तो जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, ठीक है, ये आपकी क्या निकालनी है, जेड की वैल्यू एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा होगा 13 डेज, देखो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आपका 13 दे रखा है, माइनस एक्सपेक्टेड टाइम 15 डेज डिवाइड बाई 2। तो जेड की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। -1 पर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बता रखा था, कितना था आपका 15.85 परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा
16%। ठीक है, मैंने Z0, Z1, Z2, Z-1, Z-2 का फॉर्मूला लिखवाया, जो क्वेश्चन यहीं तक आते हैं बस, सभी का मैंने एक डेटा लिखवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखो CPM इज ए टेक्निक बेस्ड ऑन इवेंट है कि इवेंट एंड एक्टिविटी है कि नेदर इवेंट नॉर एक्टिविटी या एक्टिविटी। तो किस पे बेस है आपका CPM? ठीक है, किस पे बेस है आपका? ये एक्टिविटी पे बेस है। किस पे है? एक्टिविटी पे बेस है। पॉइंट किस पे था आपका? इवेंट पे बेस था। द सिंपलेक्स मेथड इज द बेसिक मेथड फॉर, जो सिंपलेस्ट मेथड यूज करते हैं, किस मेथड से किस में यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, वैल्यू एनालिसिस में करते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं कि मेथड एनालिसिस में करते हैं? किस में बोलते हैं हम लोग? लीनियर प्रोग्रामिंग में। सिंपलेस्ट मेथड बताया था, कुछ उसके वेरिएबल्स बताए थे, वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, देख लेना। वेरिएबल बताए थे कौन कौन से हैं, सब लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट था। ये कितनी बार पूछा है देख लो, हर एग्जाम में पूछता है ये। द लीनियर प्रोग्रामिंग विथ, लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने देखा था, मैंने इसमें देखो एक फैक्ट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का बना रखा हूँ वीडियो। अब उसमें मैंने एक टेबल फॉर्म में क्या किया हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं सबको बता रखा हूँ। इसमें यह भी बता रखा है इसमें कितने वेरिएबल कितने कंस्टेंट आते हैं। इसमें बता रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग 2 वेरिएबल्स होते हैं और 3 कंस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल आ जाएंगे आपके? 2 वेरिएबल आएंगे। तो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी को एक बनाकर निकाल चुका हूँ। उसमें को अलग अलग क्या किया हूँ, अलग ट्रांसपोर्टेशन का अलग, लीनियर प्रोग्रामिंग का अलग, असाइनमेंट का अलग, तीनों चीज़ों को अलग अलग कर रखा हूँ मैं। देखो एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है 3xy एंड कंस्टेंट आर, यह दिया आपका xy। तो केस में देखो आपको सिर्फ आपको डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम बना लेते बेटा तो हो जाएगा। तो वो इसको सॉल्व करो। पहले इक्वेशन में ड्रा करता हूँ एक्स और वाई लाइन पे। ठीक है, एक्स और वाई लाइन पे करते हैं। अगर देखो इस फंक्शन में देखो पहला इक्वेशन में लेता हूँ, तो ये दे रखा है आपका x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8। तो देखो x, अगर y की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है? 8। मान लो 8 यहाँ पर है, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 8। तो 8 यहाँ पे है, तो मान लो एक लाइन ऐसे बनेगी 8 से लेके 8 तक, ये स्ट्रेट लाइन होगी। पर आपकी वैल्यू क्या है? 8 से लेस देन है कि 8 से ग्रेटर देन है? तो लेस देन है, तो ठीक है, इधर आएगा तो ये वाला एरिया कवर करेगा, यानी कि पूरा इधर वाला एरिया, ये येलो लाइन देखो, ये वाला एरिया कवर कर रहा है पूरा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि आपसे सिर्फ इतना ही x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यानी कि इस पे प्लेन पे देखना तो आपके सिर्फ ट्रायंगल मिला। दूसरा वाला लाइन देखो, दूसरी वाली लाइन देखूं मैं, तो इसमें देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेस देन, तो 4 ये मान लो। ठीक है, और y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेस देन 2। तो 2 आपकी यहाँ हो गई, तो एक लाइन ऐसे बनेगी, तो लेस देन है, इधर आ गया, इधर हो गया। तो देखो एक ये वाला भी कर्व बनेगा, है ना। पर आपको सिर्फ किस में लेना है? आपका ये एक्सिस में लेना है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 y नहीं कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया, क्या है आपका? x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यही तो हुआ ना। तो इस केस में आपको कौन सा आपको मिला? देखो एक येलो लाइन इस पे किया और दूसरा ग्रीन लाइन देख रहे हो, इस पे शैडो क्या हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है। तो यही एक आपका ऐसा रीजन होगा जिसपे मैक्सिमम सोल्यूशन मिलेगा। तो पॉइंट आपके पास कौन से पॉइंट मिले? 3 पॉइंट मिले होंगे। कौन कौन से? एक पॉइंट मिला 0 0, दूसरी मिली आपकी 4,0, तीसरी पॉइंट मिली आपको 0,2। ठीक है, अब इसको मैं इसमें रखूंगा, जितने में फंक्शन में मैक्सिमम वाई निकालना है तो उस फंक्शन में रखता हूँ। अगर 0 0 रखता हूँ तो 0 आएगा, अगर इसमें 4,0 रखता हूँ कितना आएगा? फिर 4,0 पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 0,2 पे कितना आ जाएगा? 0,2 पे कितना आ जाएगा? 18। तो मैक्सिमम क्या मिला हमको? 18 मिला। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो ये हो जाएगी आपकी 18।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कौन सा ऐसा मेथड है जो इसका सोल्यूशन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? देखो, एक बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके बाद इसका ही स्पेशल केस था आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन, और इसका एक मॉडिफाई फॉर्म था आपका, ठीक है, वो था आपका असाइनमेंट। क्या था आपका? असाइनमेंट। तो आपसे बताया था ट्रांसपोर्टेशन में सभी नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन, बिग एम, सभी आपके केस में ट्रांसपोर्टेशन का प्लॉट है, प्लस हंगेरियन मेथड बेटा किसमें है? असाइनमेंट का पार्ट है। किसमें? हंगेरियन मेथड असाइनमेंट का पार्ट है। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट द सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स इसका मतलब हंगेरियन ऐसा प्रोसेस है जो असाइनमेंट देता है, तो ये सोल्यूशन नहीं है, किसके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, किसके पार्ट नहीं है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट नहीं है। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास m रो दिया हो, n कॉलम दिया हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, तो डीजेनरेसी पूछ दिया जाएगा। क्या पूछेगा आपसे? डीजेनरेसी जहां पूछेगा बेटा तो हमेशा लेस देन m प्लस n माइनस 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सेट टू बी डीजेनरेसी इज सेट टू बी व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेशन कितना हो जाएगा? लेस देन m प्लस n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका लेस देन, क्या हो जाएगा? m प्लस n माइनस 1। कब? जब डीजेनरेसी होगा तब। अगर मान लो इस केस में दिया है देयर आर m सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस कितना देखा है? m सोर्सेस एंड n डेस्टिनेशन इन ए ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल एज ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो उस केस में जो सोल्यूशन हो जाएगा बेटा m प्लस, ये इक्वल हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, n प्लस n माइनस 1, इसके बराबर हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। डीजेनरेसी में हो जाएगा लेस देन, पर इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आपसे इस पे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करो आप। इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम 3 प्लांट टू 5 वेयर हाउसेज, द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मस्ट कंटेन एग्जैक्टली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन सेल्स। तो बेसिक वेरिएबल कितना हो जाएगा? एलोकेशन कितना हो जाएगा? एलोकेशन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? इस केस में कितना हो जाएगा? m प्लस n माइनस 1। तो m कितना है आपका? 3 दिया है, n कितना दिया? 5 दे रखा है, माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। इन पर्ड चार्ट द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो एक्टिविटी की टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैसा होता है आपका? ठीक है, वो कैसा होता है आपका? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा होता है आपका? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आगे चलो, देखो सी चार्ट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कंट्रोलिंग चार्ट भी बड़ा रखा है, उसमें मैं कंट्रोलिंग चार्ट में एक्स, आर, यू, एन, पी सभी चार्ट जो थे उसके बेसिक क्या कॉन्सेप्ट बता रखा था, वही पढ़ाया हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक्स चार्ट, आर चार्ट किस लॉ पे बेस है, बाइनोमियल है कि आपके पास पूछ लिया जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टर्म जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, एक्स का क्या है, आर का क्या है, सी का क्या है, सभी क्या है, सभी चीज़ों को लेकर एक टेबल फॉर्म में मैंने दिखा रखा हूं। उतना ही पढ़ोगे क्वेश्चन सब फंसेगा आपसे। सी चार्ट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, फ्रैक्शन डिफेक्ट। तो सी क्या बताता है आपका? सी चार्ट डिफेक्ट को बताता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट को बताता है बेटा। क्या? ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम को बताता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम को बताता है, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम को बताता है सी चार्ट। तो यहां पर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये केस में यही हो जाएगा। फ्रैक्शन डिफेक्टिव इन ए सैंपल, ये बेटा अलग है, नंबर डिफेक्टिव ऑफ इन सैंपल। तो पी चार्ट हो गया है, एनपी चार्ट हो गया है, इसको बताता है। तो ये सिर्फ सी चार्ट को बताता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट को, ये सभी डिफेक्टिव को बताता है, डिफेक्टिव आइटम को। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कितनी डिफेक्ट है, पहले से कितनी डिफेक्ट है वो पड़ी है, वो प्रोडक्ट आपको बताएगा इससे।
और ये फ्रैक्शन डिफेक्ट हुआ, ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैंपल इसमें बताता है। तो एक एक वर्ड को मैंने वहाँ पर डेजिग्नेट करके रखा हूँ, उतना ही पढ़िए, बन जाएगा क्वेश्चन। द अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द सी चार्ट, तो सी चार्ट का अपर लिमिट से आपसे लोअर लिमिट अपर लिमिट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट किसकी बोल रहा हूँ, अपर लिमिट कंट्रोल चार्ट आप सी चार्ट की है, तो सी के चार्ट सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार यूज करते हैं। अगर लोअर लिमिट लेना होता है तो यहाँ पर सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी का यूज करते हैं। यह भी मैंने बता रखा हूँ, सभी प्रोसेस का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सभी क्वेश्चन बता रखा हूँ, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई एग्जाम में उठा के देखेंगे तो आपसे अपर लिमिट लोअर लिमिट सभी क्वेश्चन, चाहे एनपी के चार्ट हो या पी चार्ट हो, चाहे आर चार्ट हो, चाहे सी चार्ट हो, ठीक है, सभी के क्या है अपर लिमिट लोअर लिमिट सभी पता है। गैंट चार्ट आर यूज फॉर, तो गैंट चार्ट बेसिकली किसमें यूज करते थे, हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, हम लोग पढ़े थे किसमें, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में, ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में हम लोगों ने प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में पढ़ा था, गैंट चार्ट पढ़ा था। इसमें कितना आइडल टाइम सीक्वेंसिंग वगैरह उसी में देखा था हम लोगों ने, कितना टाइमिंग ले रहा है, प्रियॉरिटी लेवल भी देखा था, 1 2 3 4 सभी है, और गैंट चार्ट वगैरह हम लोगों ने इसमें भी डिस्कस किया था। तो उसमें भी आपका प्रोडक्शन शेड्यूल टाइम में उसका यूज करेंगे। देखो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कंट्रोल फॉर पी चार्ट, तो लिमिट पूछा है तो लिमिट प्लस माइनस हो सकता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वहाँ सभी करा रखा था मैंने। तो आप देखोगे इसके लिए आपका हो जाएगा सी पार्ट पी बार प्लस क्या प्लस माइनस 3 टाइम्स किया जाएगा अंडर रूट क्यूबिक रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपान एन। तो ये इसके लिए आप हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन ये है, तो ये हो जाएगा आपका सी। WSC वाट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, बेटा इसी ने कंट्रोल चार्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा हूँ, वहाँ पे भी लिखा हूँ सी वाट यानी कंट्रोल चार्ट के बारे में बता रखे हैं, ठीक है। तो ये कौन बताते हैं, कंट्रोल चार्ट को ही बताया इन्होंने। द चार्ट विच गिव द एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशन क्या बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन इज नोन एज। तो ये देखो फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ट्रेवल चार्ट, ऑपरेशन चार्ट। तो चार्ट ऑफ गिवन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन, उसे बोलते हैं ट्रेवल चार्ट। एक स्टेशन से कंप्लीट हुआ, दूसरे स्टेशन पे गया, तीसरे स्टेशन फोर्थ, तो मटेरियल आपको ट्रेवल कर रही है, तो इसे बोलेंगे बेटा ट्रेवल चार्ट। सी चार्ट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें सी चार्ट आपका दिया है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, बाइनोमियल हो जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका, बताओ। तो ये देखो सी चार्ट जो हो जाएगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आपका सी चार्ट क्या हो जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें कौन कौन से चार्ट होते हैं जो लिखे आते हैं, देखो एक होता है एक्स चार्ट और आर चार्ट। ये जो थे आपके किस पे डिस्ट्रीब्यूशन पे लॉ करता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है। किस पे करता है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। एक होता है पी चार्ट, एनपी चार्ट, ये आपके किस पे करते हैं बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे, बाइनोमियल पे। और आपसे पूछा जाए सी चार्ट या यू चार्ट, ये आपके हो जाएंगे पॉइजन पे। तो ये चार्ट सभी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन कौन सा चार्ट। इस पे कौन सा हो जाएगा, पॉइजन चार्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। विच कंट्रोल चार्ट इज यूज टू मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसमें भी बता रखा था वेरिएबिलिटी, यानी वेरियस की बात कर रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबिलिटी बता सकता है, वो आर चार्ट बताता है। कौन सा, आर चार्ट। द एक्स चार्ट यूज फॉर फॉलोइंग डेटा, काउंट डेटा, एट्रीब्यूट मेजरमेंट डेटा, वेरिएबल मेजरमेंट डेटा, नन ऑफ द वे। तो क्या बेटा ये वेरिएबल मेजरमेंट डेटा है आपका,
एक्स चार्ट। शिप बिल्डिंग यार्ड रिप्रेजेंट्स फिक्स लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, मैनुअल लेआउट। शिप बिल्डिंग में कौन सा जाएगा आपका? फिक्स लेआउट। लाइन बैलेंसिंग इज ए रिलेटेड टू, लाइन बैलेंसिंग कैसा हो जाएगा आपका? लाइन बैलेंसिंग कैसा हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट लेआउट। कैसा हो जाएगा? प्रोडक्ट लेआउट। ऑटोमोबाइल वगैरह लाइन में होता है, बनता है, तो इसके लिए लाइन बैलेंसिंग वगैरह किस में आते हैं? प्रोडक्ट लेआउट में आते हैं। All machines and equipments are grouped together at one location according to their function in which type of layout। देखो इसमें कहा है कि सभी मशीन एक एक जगह फिक्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उससे कौन सा लेआउट करते हैं। या सिमिलर मशीन आर अरेंज एट वन लोकेशन, सिमिलर मशीन अरेंज वन लोकेशन, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस लेआउट। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस लेआउट में सभी मशीनें एक एक जगह है। आगे देखो, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन इज एग्जांपल ऑफ विच लेआउट, एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हाई लेबर इफेक्टिवली आर अचीव इन केस ऑफ। देखो अगर मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर असेंबली लाइन है, ये प्रोडक्ट लेआउट होता है। किसके? प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सिंपलर and high value output and high labor efficiency are achieved in case of, इसे भी बोलो या इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया है, सभी क्या हो जाएगा आपके? प्रोडक्ट लेआउट। देखो वर्क स्टडी इज कंसर्न विथ, वर्क स्टडी क्या होता है आपका? इंप्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ वर्कर, इंप्रूविंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी करता है, ठीक है, ये सभी करता है आपका कौन? वर्क स्टडी सभी करता है आपका। मोटिवेट भी करता है वर्कर को, इंप्रूविंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी रखता है, और स्टैंडर्ड क्या होता है? टाइम वगैरह मेजरमेंट भी इसमें करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर वर्क मेजरमेंट, तो कौन सा टेक्निक नहीं है इसमें वर्क मेजरमेंट में? देखो टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिंथेसिस। तो इसमें देखो टाइम स्टडी भी क्या है, इसमें वर्क एलिमेंट्स हैं। वर्क सैम्पलिंग बेटा ये भी क्या है आपके? वर्क सैम्पलिंग बेटा ये भी क्या है आपका? ठीक है, ये भी क्या है आपका? वर्क मेजरमेंट में आता है। या वर्क स्टडी की बात करें तो वर्क स्टडी में बेटा टाइम हो गया, सैम्पलिंग हो गया, या रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा। अब आपके सिर्फ क्या सिंथेसिस है, जो आपके सिंथेसिस पार्ट है, ये बेटा किस में नहीं है? आपके सिंथेसिस पार्ट है, ये आपके इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं कि वर्क स्टडी में नहीं है। तो इस केस में हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंथेसिस क्या हो जाएगा? ये नॉट टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज, तो बेसिक टूल इन वर्क स्टडी की बात किया हूं, किसकी बात कर रहा हूं हम लोगों ने? वर्क स्टडी की बात कर रहा हूं। तो वर्क स्टडी में बेसिक टूल क्या क्या कौन सा है? तो ग्राफ, पेपर्स, स्टॉप वॉच, प्लानिंग चार्ट और प्रोसेस चार्ट। तो बेटा स्टॉप वॉच जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वर्क स्टडी में, ठीक है। द सिंबल दे रखा है आपका, इन दिस मेथड स्टडी चार्ट रेफर टू, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो किसको रिप्रेजेंट करता है आपको? ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? एरो का, एरो का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोर्टेशन को। किसको करते हैं? देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं तब भी याद नहीं रहते हैं बच्चों को। ये होता है ट्रांसपोर्टेशन को, ये होता है ऑपरेशन को, ठीक है, और ये होता है स्टोरेज को, और ये होता है इंस्पेक्शन को, विच डज सिंबल डी, यानी इस तरह से सिंबल रिप्रेजेंट होता है वर्क स्टडी में। किसके लिए होता है? डिले टेम्पोररी स्टोरेज, सही बात।
तो बेटा डिलेट, जितने भी डिलेट टेम्पोररी या स्टोरेज होंगे वो किसके रिप्रेजेंट करता है, डी से। इन वर्क स्टडी ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कौन सा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, देखो ये आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये स्टोरेज हो जाएगा। ये किसके लिए था आपका, नहीं इंस्पेक्शन के लिए आपका रेक्टेंगल होता है, ये हो जाएगा इंस्पेक्शन के लिए। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बराबर। नेक्स्ट है आपका एमटीएम, मेथड टाइम मेजरमेंट इज, क्या है आपका, वर्क मेजरमेंट टेक्निक फॉर, तो ये क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम। देखो पीएमटीएस में आपके क्या आते थे, पीएमटीएस में ही एमटीएम एंड वर्क फैक्टर, तो एमटीएम क्या हो गया आपका, मेथड टाइम मेजरमेंट, मेथड टाइम मेजरमेंट, तो ये किस में आते हैं, पीएमटीएस में आते हैं। सभी मैंने करा रखा हूं, ठीक है, जाके देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, सभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, पर पढ़ोगे तभी बनेंगे। तो पीएमटीएस प्री मोशन डिटरमाइंड, जो कितना हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम एंड सिस्टम, ये हो जाएगा एमटीएम। या आपसे वर्क फैक्टर पूछता, वो भी क्या आते हैं, इसमें अंदर आते हैं। तो इस केस में हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखो वर्क मेजरमेंट इज, वर्क मेजरमेंट क्या है, द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पर्पज वे टू डूइंग वर्क, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज वे ऑफ डूइंग वर्क। बी ऑप्शन दे रखा है आपसे, पूछ रहा है बेटा द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक टू इस्टेब्लिश टाइम फॉर क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट स्पेसिफाइड जॉब एट द डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, द रिड्यूस ऑफ वर्क कंटेंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्रोसेस। तो इस केस में देखा जाए तो ये क्या करता है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्या करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे टू डूइंग वर्क, जितने भी वर्क होते हैं उसको रिकॉर्डिंग एंड सिस्टमैटिक वे से क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड वे में मेजर करता है, उसे बोलते हैं वर्क मेजरमेंट। तो सीमो चार्ट आर यूज्ड इन, तो आपको ऑप्शन दे रखा है सीमो चार्ट इज क्या है आपका, यूज्ड इन मेथड स्टडी, और क्या दे रखा है, मेथड स्टडी और माइक्रो मोशन स्टडी, प्रोसेस एनालिसिस एंड लेआउट एनालिसिस। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मेथड स्टडी में आता है, ये किस में आता है आपका, मेथड स्टडी में। सभी पढ़ा रखा हूं मैं, जितने ही पढ़ा रखा हूं, सीमो मेथड भी पढ़ा रखा हूं, सीमो चार्ट वगैरह सब पढ़ा रखा हूं, उसमें देखोगे वो सिर्फ मेथड स्टडी में आता है आपका, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, तो पीएमटीएस जो नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, वर्क फैक्टर है, सिंथेसिस डेटा ये भी है, एमटीएम ये है, पर स्टॉप वॉच, क्या स्टॉप वॉच टाइम स्टडी ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो आपकी कौन सा ऑप्शन नहीं हो गया आपका, स्टॉप वॉच टाइम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इश्यू स्टार ले लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बार हर बार एग्जाम में क्वेश्चन टिपक जाता है ये। मैं जब देखूंगा ना, मैं जब बनाया हूँ देखोगे यहाँ टेबल वाइज बना रखा हूँ, एक इधर पार्ट एक इधर पार्ट, तो सभी कौन कौन सा पार्ट है वो उस सब में क्या है कवर है, आप देखिएगा सब क्वेश्चन बनेंगे।
द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए ऑपरेशन हैज बीन कैलकुलेटेड एट 10 मिनट, ठीक है। द वर्कर वाज रेटेड एट 80% इफ द रिलैक्सेशन एंड अदर अलाउंसेस आर 25%, देन द नॉर्मल टाइम वुड बी। क्या पूछा है आपसे? नॉर्मल टाइम पूछा है। तो नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला है आपका, नॉर्मल टाइम का क्या फॉर्मूला है आपका? पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रखा हूँ? नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला है आपका, क्या है आपका? ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम ऑब्जर्व टाइम कितना ऑब्जर्व टाइम है इनटू परफॉर्मेंस फैक्टर। क्या हो गया? परफॉर्मेंस एक ये फॉर्मूला था नॉर्मल टाइम का, किसका? नॉर्मल टाइम का। उसके बाद एक स्टैंडर्ड टाइम था, दूसरा था स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम ये था आपका नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम प्लस क्या था? अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंसेस किस पे लेते थे हम लोग? अलाउंसेस किस में लेते थे हम लोग? नॉर्मल टाइम पे लेते थे। किस पे लेते थे? नॉर्मल टाइम पे लेते थे। तो इस केस में क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो आप। क्वेश्चन दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑपरेशन हैज बीन कैलकुलेटेड एज ए 10 मिनट। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपका 10 मिनट दे रखा है। नॉर्मल टाइम दे रखा है क्या? देखते हैं। द वर्कर वाज रेटेड एट 80% इफ द रिलैक्सेशन एंड अदर अलाउंसेस वेयर 25%। तो अलाउंसेस वगैरह कितना देखा है? 25% दे रखा है, ठीक है। तो 25% दे रखा है, तो 25% देन द नॉर्मल टाइम कितना पूछा वो देख रहा है। तो देखो, तो अलाउंसेस किस पे लेते थे हम लोग? नॉर्मल टाइम पे लेते थे। तो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस कितना? 25% दे रखा है, तो 25/100 करेंगे बेटा इसे, तो ये हो जाएगा इनटू नॉर्मल टाइम, तो 0.25 हो जाएगा। तो इसको जो जोड़ेंगे तो 1.25 नॉर्मल टाइम हो जाएगा। तो नॉर्मल टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 10 डिवाइड बाई 1.25। 1.25 क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1.25 को लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? 1/4। 1/4 नहीं, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 4, 2 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो नॉर्मल टाइम कितना आ जाएगा? 8 मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 8 मिनट। तो यहां से देखो क्वेश्चन बने हुए हैं, तो यहां से क्वेश्चन भी पूछे फार्मूला से भी पूछता है बेटा, कि यहां से पूछता है, फार्मूला से भी पूछता है। ये फार्मूला से भी क्वेश्चन मैंने करा रखा हूँ एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में नहीं, मतलब ये जितने भी पढ़ा रखा था मैं, ये वर्क स्टडी वाला जो आपने लेक्चर खोलना सब आपको मिलेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन, 2-4-10 स्लाइड मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है इस पर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ भी से क्वेश्चन करा रखा हूँ। तो आपके पास सफिशियंट क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। इसका मतलब ये था बेटा कि एग्जाम दिखाने का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं, ठीक है। हमें क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और क्या क्या पोर्शन पढ़ने हैं, इससे एक आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि हमें चीज़ों को लेकर यहाँ से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। अब क्या करेंगे, उसको आप जैसे ही पढ़ोगे उस पर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनते जाएंगे, तो आपके पास जितनी भी नॉलेज होगी वो इन्हेंस होती जाएगी। तो आप अभी तक क्या हुआ, ये इतने क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी दोनों डिस्कस किया हम लोगों ने अच्छे से। आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन खूब लगाना और जितने भी लेक्चर है वो रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उस पर सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे। और क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उसको पहले ट्राई करना, उसके बाद वहाँ से कंसेप्ट लेना कैसे बना हुआ है, उसके बाद धीमे से क्या करना, उस एरिया को थोड़ा एलेबोरेट करना है, और जिससे रिलेटेड बुक वगैरह क्वेश्चन है उससे आप प्रैक्टिस करोगे, उससे और आपके क्या होगी, जितने भी आपके नॉलेज होगे वो भी इनहेंस होती जाएंगी। तो इससे आप क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट कर लेंगे, और जितनी बार लगाएंगे बेटा उतनी बार क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, और टाइम मिनिमाइजेशन क्या होगा आपका कम लगता जाएगा।
टाइम कम लगेगा, क्योंकि पहली बार लगाओगे आपने 1 मिनट लोगे, अगर उसे बार बार लगाओगे, चैप्टर पढ़े होगे तो वो 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिस आपको क्या हो रहा है, एक ही चैप्टर को 5 या 10 बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। लाइक करिए, शेयर करिए और खुश रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।